चलिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और स्टार्ट कर रहे हैं हम जो टॉपिक दैट इज कंसोलिडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी ऑल नो दैट कि कंसोलिडेशन की एग्जाम वेटेज जो है वो बेयर मिनिमम भी 20 to 25% है, यानी कि एग्जाम के अंदर 20 से 25% तक के इस स्टैंडर्ड को टेस्ट किया जाता है। सेक्शन सी के अंदर तीन टॉपिक्स याद रखिएगा, तीन टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन टॉपिक एग्जाम के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। नंबर वन एक आपके पास है दैट इज कंसोल, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। नंबर टू एक टॉपिक है दैट इज रेशियोज एंड द थर्ड वन इज द फाइनल अकाउंट। ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाते हैं आपके पेपर के अंदर। ये तीनों स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग होती है। सेक्शन सी के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि तीन में से दो आएंगे या एक आएगा, तीनों टेस्ट किए जाते हैं। मतलब लास्ट 4 to 5 अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, यानी कि लास्ट 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं, तो एग्जामिनर ने स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि तीनों टॉपिक्स को सेक्शन सी में टेस्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेक्शन सी में तो आधे दो क्वेश्चंस हैं, तो तीन टॉपिक कैसे टेस्ट हो सकते हैं? तो कहता है क्या है कि एक क्वेश्चन के अंदर आधा कंसोलिडेशन और आधा रेशियोज दे दिया, या इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूरा कंसोलिडेशन का दे दिया और एक क्वेश्चन के अंदर रेशियोज और फाइनल अकाउंट को मर्ज कर दिया। तो इट मींस कि वो इन तीनों टॉपिक्स को टेस्ट करता है। और यूं समझ लें कि कंसोलिडेशन की जो एग्जाम वेटेज है, अगर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, प्लस कुछ अगर 3 या 4 एमसीक्यूज ले लेते हैं, अगर लेट्स से 3 एमसीक्यूज भी लेते हैं तो उसका मतलब ये 6, तो इट मींस अप्रोक्सीमेटली 25% की वेटेज इसकी है, यानी कि मिनिमम बेर मिनिमम भी देखें तो 25% की एग्जाम वेटेज कंसोलिडेशन रखता है। और एट टाइम्स स्टूडेंट्स का जो हम रिव्यू लेते हैं पेपर में क्या टेस्ट किया गया, तो स्टूडेंट्स का ये रिव्यू भी होता है कि हमने पेपर F7 का नहीं दिया, हमने पेपर कंसोलिडेशन का दिया। यानी कि सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज का कंसोलिडेशन, ओटी केसेस के अंदर कंसोलिडेशन, सेक्शन सी के अंदर कंसोलिडेशन, यानी कि इतना कंसोलिडेशन को टेस्ट किया जाता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स रिव्यू ये दे देता है कि यार पेपर कंसोलिडेशन का था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। चलिए हम इसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेसिक्स क्या है क्विकली मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, फिर इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखें, जब हमारे पास कोई भी कंपनी, लेट्स से पी कंपनी एक्वायर्ड एस कंपनी, अगर शेयर्स एक्वायर करती है, क्या एक्वायर करती है? शेयर्स। फॉर एग्जांपल, इफ मोर देन 50% शेयर्स आर एक्वायर्ड, कितने शेयर्स एक्वायर किए? more than 50%, like 60, 70, 75, 80, more than 50%। if the company has acquired more than 50%, लेकिन कौन से वाले शेयर्स, कौन से वाले शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स। याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर कर लेती है, तो पी और एस के बीच में एक रिश्ता सा बन जाता है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? पेरेंट एंड सब्सिडरी। इसको कहते हैं पेरेंट एंड सब्सिडरी। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? द पेरेंट एंड सब्सिडरी। अच्छा, सवाल ये है कि पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन बना क्यों? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है? तो सर यहाँ पर आई है पावर टू कंट्रोल। क्या है यहाँ पर? बोलो ना, क्या है ये? पावर टू कंट्रोल। यानी कि पी कंपनी के पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है? पावर टू कंट्रोल। अब किसी को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है तैमूर? किसी को कंट्रोल करने का तरीका, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर आपका पावर आ जाए, पावर टू व्हाट आ जाए? पावर टू व्हाट आ जाए? कंट्रोल। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, दैट इज आप एक्वायर कर लें। क्या एक्वायर कर लें? क्या कर लें? एक्वायर। क्या एक्वायर कर लें? शेयर्स। कितने परसेंट शेयर्स? मोर देन 50%। यानी कि एक्वायर मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स। एक्वायर मोर देन 50%। कौन से वाले शेयर्स? कौन से वाले शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स। जब 50% से ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स आप एक्वायर कर लेंगे तो आपका उस कंपनी के ऊपर वो आ जाएगा, वो क्या? पावर टू कंट्रोल। अगर पावर टू कंट्रोल आ गया तो समझ जाए यहाँ पे रिलेशन बन गया, एंड दैट रिलेशन इज नोन एज व्हाट? पेरेंट एंड सब्सिडी। इसके ऊपर और डिस्कशन अभी मैं करता हूं, लेकिन मैं और पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लूं। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा एक और तरीका है इमरान भाई। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक काम करें, बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत आप वहां पर करें कि पावर, आपके पास पावर आ जाए। अगेन किस चीज की पावर आ जाए? पावर टू व्हाट? गवर्न। क्या गवर्न करना है? क्या गवर्न करना है? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। क्या आप उसकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को क्या करें? गवर्न करें। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, एक और तरीका, वो तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी का कंट्रोल आपके पास आ जाए और आपके और उसके बीच में एक रिश्ता सा बन जाए, और वो रिश्ता क्या कहलाएगा? पेरेंट एंड सब्सिडरी। अगर आप चाहते हैं पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन हो जाए, तो एक काम करें कि आपके पास यहां पर पावर आ जाए। किस चीज की पावर आ जाए? पावर टू व्हाट? अपॉइंट और रिमूव। क्या क्या रिमूव कर सकें? मेजॉरिटी डायरेक्टर।
ताकि आप मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंट्रोल में हो। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 7 अगर आप 5 डायरेक्टर्स अपनी मर्जी के अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इट मींस अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका उस कंपनी के ऊपर वो आ चुका है, वो क्या कंट्रोल आ चुका है, पावर टू कंट्रोल है। क्यों? देखिए मुझे पता है कंपनी के अंदर डे टू डे डिसीजन मेकिंग लेता कौन है, डायरेक्टर्स लेते हैं, और वही अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो इट मींस आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ चुका है। क्या आ चुका है? अच्छा, चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका क्या है कि आपके पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के वोट्स है। क्या है? हाँ, यानी कि आपके पास पावर है। क्या पावर है? पावर है क्या? टू कास्ट मेजॉरिटी वोट्स, टू कास्ट व्हाट? मेजॉरिटी वोट्स। अगर आप मेजॉरिटी वोट्स कास्ट कर सकते हैं तो उसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो है वो पावर टू कंट्रोल आ जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटिटी से ज्यादा वोट्स पे काउंट होता है। किस पे काउंट होता है? एक होता है क्वांटिटी, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, एक है वोट्स कि इस डायरेक्टर के पास वोटिंग पावर कितनी है। भाई फॉर एग्जांपल मैं अकेला डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरे पास वोटिंग पावर 80% है। कितनी है? यानी कि मेरा जो वोट है वो 80% के अगेंस्ट ट्रीट किया जाएगा। सो इट मींस कि अब मैं अकेला हूं लेकिन मेरा डिसीजन ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो याद रखिएगा पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटिटी से ज्यादा वोटिंग पावर के ऊपर जो है वो कंसीडर किया जाता है कि वोटिंग पावर कितनी है, डायरेक्टर्स की वोटिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीमेंट के अंदर है कि यार मैं सिर्फ 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा हूं, कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा हूं? 2, लेकिन उन 2 डायरेक्टर्स के पास 70% वोटिंग राइट्स होंगे। कितने परसेंट वोटिंग राइट्स होंगे? हालांकि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मैंने अपॉइंट, बोलो ना मेजॉरिटी डायरेक्टर्स यहां पर अपॉइंट 7 में से मेरे पास कितने डायरेक्टर है? मेरे कितने डायरेक्टर है? 2, लेकिन मैंने मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं किए। लेकिन उन मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करने के बावजूद भी दो मेंबर्स, सिर्फ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 70% वोट कास्ट कर सकते हैं। कितना वोट कास्ट कर सकते हैं? इसका मतलब मेरे पास कंट्रोल आ गया। क्या मेरी बात सुन पा रही है? तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का कंट्रोल ले सकते हो। जब कंट्रोल लेंगे तो आपके और उनके बीच में एक रिश्ता सा बन जाएगा, और वो रिश्ता क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पेरेंट एंड सब्सिडी। क्या मेरी बात सुन पा रही है? तो ये हमारे पास क्या, पेरेंट और सब्सिडी बनाने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर हमने कंडीशंस दी है। अब इसके अंदर शेयर्स के ऊपर कुछ बातें समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा जरा। यानी कि जो पहला पॉइंट है इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अगर किसी कंपनी के अंदर डिसीजन लिया जाता है यूनानिमस कंसर्न की बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर लिया जाता है? हाँ, यूनानिमस कंसर्न की बेसिस के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाता है, यूनानिमस कंसर्न की बेसिस के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाता है। सर यूनानिमस कंसर्न का मतलब क्या है? यानी कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है, बहुत रेयर होती हैं, लेकिन वो कहती है कि यार डेमोक्रेसी, ये नहीं कि यार जुनैद ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की तो उसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी। नहीं, कह रहा है एवरीवन इज इक्वल। इफ देयर आर लेट्स से 7 मेंबर्स इन अ मीटिंग, तो इट मींस हम ये देखेंगे कि यार कितने लोगों ने इसकी अगेंस्ट में वोट कास्ट किया, कितने लोगों ने फेवर में वोट कास्ट किया। लेट्स से आप 6 के 6 एक तरफ, मैं एक तरफ हो गया, मेरे पास हालांकि 90% वोटिंग राइट्स है। कितने वोटिंग राइट्स है? आप सबके पास मिला के कितने परसेंट वोटिंग राइट्स है? 10%। मैंने कहा यार मैं जीत गया। नहीं, कंपनी कह रही है कि हमारे यहाँ पे यूनानिमस कंसर्न पे डिसीजन होता है। किस पे होता है? यूनानिमस का मतलब ये कि नंबर ऑफ पर्सन पे हम देखेंगे, एक्सेप्शन है, बहुत कम होता है, लेकिन कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन पे देखेंगे। सारा 90% है, मैं नहीं सुन रहा, कह रहा नहीं 6 एक तरफ, एक तरफ, इसका मतलब वो देखा जाएगा जो 6 कह रहे हैं। तो इन दैट केस मुझे बताएं क्या मेरी वोटिंग पावर्स की कोई अहमियत है? नहीं। सो इन दैट केस अगर यूनानिमस कंसर्न है तो फिर अब आपके पास मोर देन 50% आपको जो है वो पावर टू कंट्रोल नहीं देगा। क्या मेरी बात सुन पा रही है? तो याद रखिएगा, इफ देयर इज अ यूनानिमस कंसर्न, इफ द डिसीजन इज मेड ऑन द यूनानिमस कंसर्न, then more than 50% power, the more than 50% voting rights will not give you the power. यहां तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है। अच्छा, फिर एक और बात, आ गए इतनी जल्दी? 15-20 मिनट बात है। अच्छा, दूसरा, सेकंड, यूनानिमस कंसेंट के बाद, यूनानिमस कंसेंट के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर सुनिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आईएफआरएस कहता है कि एक तो ये कि यूनानिमस कंसेंट की बेसिस पे होगा तो फिर पावर टू कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपके पास मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो भी आपके पास पावर टू कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने लेट्स से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लिए हैं, क्या लिया आपने?
बोलना क्या लिए? अरे बोलना भाई, मास क्या लिए? थैंक यू तैमूर। सर बड़ी मेहरबानी, कितने बने आपके? जी आपसे नहीं पूछ रहा, आप बोलेंगे सर मैं जी हाँ, क्या लिया हमने, क्या लिया हमने? मास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वो बॉन्ड्स, वेरी गुड। हाँ सर, वो बॉन्ड जो कि इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कि वो चाहे तो या तो उससे शेयर्स में रिप्लेस कर दे, यानी कि उस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, या अमाउंट ले ले। एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी द शेयर होल्डर विल डिसाइड। लेकिन आईएफआरएस कहता है इफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जब आप कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे आप जब, और वो आपके पास मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोर देन, हाँ, यानी कि आपने कैलकुलेट किया और आपने देखा कि यार इतने शेयर्स मुझे मिल जाएंगे कि मेरे पास मोर देन 50% शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स आ जाएंगे? मोर देन। तो आईएफआरएस कहता है समझो कि तुम्हारे पास कंट्रोल आ गया। If the convertible bonds are purchased and on conversion, जब मैं कन्वर्शन करूंगा, तो 50% से ज्यादा मेरी जो है वहां पर वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या 50% से ज्यादा जो है वो मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगेन आईएफआरएस कहता है कि आपके पास उस कंपनी का वो आ चुका है, वो क्या? कंट्रोल आ चुकी है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये दो पॉइंट्स अलग से याद रखिएगा। अच्छा, मजीद एक और बात मैं आपको शेयर्स के बारे में बताऊं जरा। देखिए, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, उन शेयर्स के अंदर बाज़ औक़ात क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी है कि कंपनी ने जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज शेयर्स बनाए हैं। एक होता है क्लास ए का शेयर। किसका शेयर होता है? एक है क्लास बी, लेट से। अब ये क्या, ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज है। भाई आप कोई चीज खरीदने जाते हो, दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास प्रीमियम क्वांटिटी क्वालिटी का होता है और एक लोअर क्वालिटी का होता है। ऐसे ही ना, आप लोग ज्यादातर लोअर क्वालिटी का खरीदते हैं, मैं ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का परचेज करता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताएं कि कौन सी वाली जो आपके पास यहाँ पर क्वालिटी है जिसका रेट ज्यादा होगा? प्रीमियम क्वालिटी का। ऐसे ही ना, जाहिर सी बात है जो प्रीमियम क्वालिटी परचेज करेगा ऑब्वियसली प्रीमियम बंदा होगा, आई मीन, तो उसको रेट भी प्रीमियम देना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से शेयर्स के अंदर भी क्लासेस हैं। गरीब आदमी अगर फॉर एग्जांपल खरीद रहा है, तो लेट्स से उसको कहा गया कि आप क्लास ए का शेयर खरीद लें। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, एक शेयर आप खरीदेंगे, आपका एक वोट होगा। कितना वोट होगा? एक वोट होगा। ये क्लास ए, लेट्स से कंपनी कह रही है हमने एक और क्लास का शेयर्स बने, एक और हमारे पास तरह की कैटेगरी है। सुनना चाहोगे? यार आप बताओ क्या है? एक शेयर खरीदोगे, एक शेयर, कितना शेयर खरीदोगे? और तुम्हारे पास 5 वोट्स के बराबर होगा। कितने वोट्स के बराबर होगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए का शेयर है। किसका शेयर है इसके पास? क्लास ए। इसका कह रहा है मेरे पास 3 शेयर्स है। कितने शेयर्स है इसके पास? मुझे बताओ, अगर 3 शेयर्स है तो उसके पास कितने वोटिंग पावर है? कितनी वोटिंग पावर है? 3। ऐसा ही है ना, एक शेयर के ऊपर एक है, तो ये कितने वोटिंग पावर है? सर इसके पास 3 वोटिंग राइट्स है, 3 वोटिंग पावर है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास बी का शेयर खरीदा है, किसका शेयर खरीदा है मैंने 10 शेयर्स खरीदे, 10। कितने खरीदे मैंने? मेरे पास वोटिंग पावर कितनी होगी? 50, 100 नहीं, 50। यानी कि 50 वोटिंग पावर होगी मेरे पास। यानी कि मैं 10 शेयर्स के अगेंस्ट में जब वोट कास्ट करूंगा, तो मेरे 50 वोट्स काउंट होंगे। कितने वोट्स काउंट होंगे? बोलो ना यार, कितने वोट्स काउंट होंगे? 50 वोट्स काउंट होंगे मेरे। ये इसको कहते हैं क्लास ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो ना यार, क्या कहते हैं इसको हम? क्लास ऑफ शेयर्स। तो जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो एट टाइम्स हम ये भी देखते हैं कि हमने कौन से क्लास के शेयर्स खरीदे हैं। क्लास ए के परचेज किए या क्लास बी के परचेज किए? सर उसके वोट्स क्या ये फिक्स है कि 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट्स? नहीं, फिक्स नहीं है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक कंपनी कह रही है कि भाई क्लास बी के जो हमारे शेयर्स होते हैं ना, वो एक शेयर जो है वो 15 वोट्स के बराबर है। कितने वोट्स के बराबर है? 15। मेरी जैसे थोड़ी याद है, 50 कर दो मेरी बला से। क्या ये बात समझ आ रही है? हेलो, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये आपके क्लास ऑफ शेयर्स भी नॉर्मली मेंटेन किया जाता है। अभी हम इसकी वर्किंग भी करेंगे, देखेंगे इसको। खैर सर, व्हाट इफ कि अगर मेरी एक्विजिशन, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है पी कंपनी, और उसने ए कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स से 40% ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे। कौन से शेयर्स खरीदे? अबे कौन से शेयर्स खरीदेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स। कौन से शेयर्स खरीदे?
मुझे एक बात बताए, क्या यहाँ पर पावर टू कंट्रोल है? नहीं, यहाँ पर पावर टू कंट्रोल, बोलो ना यार, यहाँ पर पावर टू कंट्रोल, बोलो यहाँ पर पावर टू कंट्रोल, अरे बोलो पावर टू कंट्रोल, बोलो यहाँ पावर टू कंट्रोल, अबे बोल पावर टू कंट्रोल, बोलना पावर टू कंट्रोल नहीं है। सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या है? बोलो बोलो, क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर होता क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर होता है पावर, पावर, लेकिन पावर टू कंट्रोल नहीं, बल्कि पावर टू, वेरी गुड, वेरी गुड, पावर टू पार्टिसिपेट। क्या होता है यहाँ पर? पावर टू पार्टिसिपेट। क्या मेरी बात सुन पा रही है? अच्छा, पावर टू पार्टिसिपेट होगा तो करेंगे। अच्छा बाय द वे, मैं एक चीज बताने भूल गया कि अगर कंसोलिडेशन, सॉरी, अगर आपके पास पेरेंट और सब्सिडरी है, क्या है पेरेंट और, तो ट्रीटमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो आईएफआरएस कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी कि आपने पी और एस, क्या कहा, पी और एस के अकाउंट्स को मर्ज करना है। मर्ज क्या करना है आपने? मर्ज करना है। क्या करना है आपने? मास क्या करना है? मर्ज। क्या करना है? मर्ज। तैमूर, मर्ज। हाँ वेरी गुड। आप बताइए क्या करना है? तो सूखा सूखा मर्ज जी, क्या करना है? मर्ज। हाँ वेरी गुड, तू सही मूड रीडर करता है, वेरी गुड। मर्ज करना है सर, इस मर्ज करने को हम अच्छी अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं कंसोलिडेट करना है। क्या करना है हमें? कंसोलिडेट करने का मतलब क्या? मर्ज करना है यार, कुछ नहीं है। पी और एस के अकाउंट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे। क्या करेंगे हम? बोलो ना, क्या करेंगे हम? कंसोलिडेट करेंगे। और किस पे करेंगे? एट 100%। क्या कहा मैंने? हाँ, जो भी लाइन आइटम होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, तमाम अकाउंट्स को 100% के ऊपर हम वो कर देंगे। वो क्या? मर्ज कर देंगे। क्या मेरी बात सुन पा रही है? यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? तो पता ही चला कि पेरेंट और सब्सिडी के बीच में जब रिलेशन होगा, या पेरेंट और सब्सिडी का जब रिलेशन होगा, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी कंसोलिडेट करना है। क्या करना है हमें? बोलो क्या करना है हमें? चले, अब इसी तरीके से आते हैं जरा इन्वेस्ट, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या पावर टू पार्टिसिपेट है, इस रिलेशन को हम कहते हैं इट्स इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। क्या कहते हैं इसको हम? यस, को कहा जाता है इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टर एंड, बोलो ना, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। ये जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर है, और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको कहते हैं एसोसिएट। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो ना, क्या कहते हैं इसको हम? अच्छा, अब एक बात याद रखना, जो इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशन होगा, तो वहां पर हम अकाउंट्स को कंसोलिडेट, हाँ, नो कंसोलिडेशन, खबरदार, जो तुमने एसोसिएट कंपनी के अकाउंट्स को मर्ज किया ना बाबा ना। क्या कहा मैंने? वेरी गुड। हम मर्ज नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे क्या सर? हम करेंगे क्या? हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कौन सी अकाउंटिंग? किसी को याद है? इक्विटी अकाउंटिंग। वेरी गुड। कौन सी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे? और इक्विटी अकाउंटिंग में होता क्या है? इक्विटी अकाउंटिंग में होता क्या है? हम कैलकुलेट करते हैं शेयर। क्या कैलकुलेट करते हैं? किसका? एसोसिएट का। शेयर ऑफ एसोसिएट इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसका शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, एंड देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड पीएनएल। दो काम करने होते हैं, एक तो एसोसिएट कंपनी का शेयर कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? एसोसिएट कंपनी का 10 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? लेट्स से हमारी इन्वेस्टमेंट 30% है। कितनी है? तो 10 मिलियन का 30% इज इक्वल टू 3 मिलियन। अब ये 3 मिलियन जो है ना, इसको कहेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ, बोलो ना, शेयर ऑफ किसमें? शेयर ऑफ प्रॉफिट किसमें? शेयर ऑफ प्रॉफिट किसमें? एसोसिएट में। तो इंग्लिश में पूरा बोलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन, इसको सोफिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सोफिया। ये कौन है? ये कौन है? ये वेरी गुड इमरान में, कौन है ये? सोफिया। सोफिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? सोफिया। सोफिया है। कौन है ये? हाँ, इस सोफिया से मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? वो वाली सोफिया नहीं जो आपके पास है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसोसिएट। तो सोफिया से आपने, उससे भी करना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सोफिया से आपने मोहब्बत करनी पड़ेगी।
सर ये क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30%, 20%, 25%, 40% है ये। एक तो सोफिया कैलकुलेट करना होगा इक्विटी अकाउंटिंग में, दूसरा आपने कैलकुलेट करना होगा ईया। ईया क्या कैलकुलेट करना होगा? ईया। ईया बोले क्या करना होगा? क्या लिस्टी बना? ईया। ईया। ईया क्या कहा मैंने बस? हाँ, ईया स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन, हाँ याद रखिएगा। सोफिया जाएंगी कहां जाएंगी? पीएनएल में, वेरी गुड। ईया जाएगा कहां जाएगा? ईया कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्या ये बात समझ आ रही है? जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? जी क्लियर है आदत? अच्छा, जरूरी नहीं कि मैंने 40% या से कम शेयर्स एक्वायर क्यों। इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशन इन तमाम पॉइंट से भी बन सकता है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे लिखा था पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर टू पार्टिसिपेट। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाँ मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दैट इज द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी रिमूव डायरेक्टर्स, यानी कि अगर यहाँ पे अपॉइंट नहीं होगा, पावर टू अपॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा पावर टू पार्टिसिपेट। क्या होगा यहाँ पे? पावर टू, या पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, नॉट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। लेट्स से 7 में से लेट्स से आप 2 डायरेक्टर अपने रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगेन आपके पास आ जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या आ जाएगा आपके पास? So there are certain ways through which a significant influence can be gathered. जरूरी नहीं कि शेयर्स आपने एक्वायर किए, किसी और आपके, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेडिंग है उस कंपनी के साथ, और उस ट्रेडिंग के थ्रू आप उस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इन्फ्लुएंस करने का मतलब डिसीजन नहीं ले रहे, उसकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? तो उसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टर एंड एसोसिएट का रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमारे पास क्या है? ये इन्वेस्टर और एसोसिएट से रिलेटेड हमने इसके अंदर यहाँ पे डिस्कशन की। अच्छा, इसके अलावा एक और रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक एक्स है, कौन है? तैमूर कौन है? वेरी गुड, एक्स है, होता है एक्स होते हैं ऐसा ना। अच्छा, एक एक्स है, नॉटी। अच्छा, और जब एक्स है तो उन्होंने पूछा वाई, ऐसे ही है ना। जब एक्स होंगे तो सामने वाले पूछेंगे क्या? वाई। तो आप समझ रहे हैं वाई मतलब क्या है? वेरी गुड। तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के अंदर 15% ऑर्डिनरी शेयर्स इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? बोलो ना, 15%। क्या ये पैरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशन है? क्या यहाँ पर पावर टू कंट्रोल है? नहीं। क्या यहाँ पर इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशन है? नहीं। क्या यहाँ पर सर इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशन कब होता है? व्हेन द एक्विजिशन इज मोर देन 20%। हाँ, 20% से ज्यादा हो, 50% से कम हो तो इन्वेस्टर एसोसिएट। क्या ये इन्वेस्टर एसोसिएट है? तो सर ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये है इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। बोलो बोलो क्या कहा? इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। बोलो ना यार, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। सर और यहाँ पे होगा क्या? इट इज सिंपली अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? बोलो ना क्या है ये? सर उसको कैसे डील करेंगे? उसको डील करेंगे एज पर IFRS 9। क्या मेरी बात सुन पा रही है? सुनो जरा, मैंने कंपनी के अंदर 15% शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की है, 15% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। मुझे बताओ क्या है ये? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट डील करूंगा? IFRS 9। याद है ना, फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लेकिन अगर तेरे भाई ने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी 25%, कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी? अब IFRS 9 अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए अप्लाई होगा एसोसिएट कंपनी का स्टैंडर्ड व्हिच इज IAS 28। कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS। हाँ, ये इन्वेस्टर और एसोसिएट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाता है। सर आपके भाई ने 70% इन्वेस्टमेंट कर दी, इसका मतलब अब अप्लाई होगा IFRS 10। क्या अप्लाई होगा? 2-3 स्टैंडर्ड है, जो मेन स्टैंडर्ड जो है वो आपके कंसोलिडेशन का IFRS 10। क्या मेरी बात सुन आ रही है? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी थ्योरी थी। चलो अब हम आते हैं जरा प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसके जैसा मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। अच्छा, कह रहा है कि हार्वेज होल्ड 70,000। देखिए इसके पीछे डॉलर का साइन नहीं है,
इसका मतलब ये दे रहा है शेयर्स। क्या दे रहा है ये आपको? बोलो बोलो क्या दे रहा है ये? बोलो ना यार। यार मास कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ना पैसे मांगेगा भी। सर आज के महीने 10 वर्ड हो गए, 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बन गए। तैमूर कह रहा सर आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, कैश में नहीं रहता। इमरान भाई आप तो अच्छा आदमी है। 20 रुपए, 20 रुपए मेरा भाई, 20 रुपए, एक एक वर्ड के 20 रुपए। क्या लिखा भाई ये? ऐसा लालची आदमी अल्लाह माफ करे। एक वर्ड बोलने के 20 रुपए कम लग रहा है, अल्लाह माफ करे। ऐसा मेमन वाली खसलतें आपके अंदर आई हुई है अल्लाह। खसलतें आई है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल जो। अच्छा क्या कहना, हार्वेस्ट होल्ड 70,000 शेयर्स। हार्वेस्ट ने कितने शेयर्स होल्ड किए हुए? $1 इज द पार वैल्यू। अच्छा कौन सी कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी है? बी कैटेगरी। अभी ए बी सी जो भी है ना, कंपनी अपनी कैटेगरी बनाती है, इसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी में बता देगी कि बी कैटेगरी के शेयर्स में होगा क्या। अच्छा बी कैटेगरी के शेयर्स लिए किसमें? साल में। किसमें लिए? सॉल कंपनी में। किसमें लिए? सॉल कंपनी। वेरी गुड। अच्छा कह रहे हैं दीज शेयर्स कैरी 1 वोट ईच। क्या कहा? क्या सुनाई दिया तुम्हें तैमूर? क्या सुनाई दिया? हाँ ईच, ऐसा ही है। तो इसका मतलब मैं अभी लिख लेता हूं कि अगर कोई बी कैटेगरी का शेयर लेता है, कौन सी कैटेगरी का शेयर लेता है? तो बी कैटेगरी का एक 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। एक के बदले में एक, एक के बदले में एक मेरा भाई, एक के बदले में एक। आगे चलते हैं जरा। अच्छा आगे कह रहा है फ्लेक्सिटो होल्ड 18,000 शेयर्स। फ्लेक्सिटो ने कितने शेयर्स लिए? 18,000। $1 का शेयर है। अच्छा आगे कह रहे हैं इसके बाद ए कैटेगरी के शेयर है। कौन सी कैटेगरी के शेयर है? अच्छा ए कैटेगरी के शेयर के बारे में क्या कह रहा है? दी शेयर्स कैरी 10 वोट्स ईच। तैमूर क्या सुनाई दिया? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई ए कैटेगरी का शेयर लेता है, कौन सी कैटेगरी का शेयर लेता है? ए कैटेगरी का शेयर लेता है, तो 1 शेयर इज इक्वल टू व्हाट? 10 वोट्स। ऐसा ही है, 10 वोट्स के बराबर होगा। भारी शेयर है ये। तुम अगर एक शेयर के साथ बैठे हो, उसका मतलब तुम्हारे पास कितने वोट्स हैं? 10 वोट्स हैं। 10 के बराबर है ये। खैर आगे चलते जरा। कह रहे हैं द शेयर कैपिटल ऑफ सेल, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है, कह रहे हैं उसके पास क्या मौजूद है? कह रहे हैं उसके पास बी कैटेगरी के शेयर्स भी हैं और ए कैटेगरी के भी शेयर्स हैं। अच्छा बी कैटेगरी के शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। बी कैटेगरी के शेयर्स कितने हैं? और मुझे बताएं बी कैटेगरी के अंदर एक शेयर के बदले में कितने वोट्स होते हैं? 1 लाख। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बी कैटेगरी के जो शेयर्स हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, बोलो ना, इज इक्वल टू 1 लाख। सर ये 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख क्या है? शेयर्स मेरे पास आ गए। यानी कि इतने वोटिंग राइट्स हैं या इतने शेयर्स हैं। ये वोटिंग राइट्स कंसिडर कर लिया कि एक शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट है, तो इसके अंदर टोटल कितने वोटिंग राइट हो गए? 1 लाख वोटिंग राइट्स है। अच्छा ए कैटेगरी के शेयर के बारे में क्या कह रहा है? ए कैटेगरी के शेयर्स के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंपनी के पास ए कैटेगरी के भी शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 20,000। कितने शेयर्स हैं? बोलो ना। 20,000 शेयर्स है। और मुझे बताएं कि जो ए कैटेगरी का शेयर है, उसकी वोटिंग पावर कितनी है? एक के बदले में कितने हैं? 10। इसका मतलब अगर मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? तो वोटिंग पावर कितनी हो जाएगी? वोटिंग पावर कितनी हो जाएगी? 2 लाख। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सेल कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स या वोटिंग पावर्स कितनी है? 3 लाख। कितनी वोटिंग पावर है? यहां तक क्लियर है? इसके अंदर यहां तक क्लियर है? अच्छा अब आगे देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है सेल इज अ सब्सिडरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग एंटिटीज। कह रहा है सेल किसकी सब्सिडरी बनेगी? पहले देखते हैं जरा हार्वेस्ट ने। हार्वेस्ट ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? कितने शेयर्स एक्वायर किए? बोलो ना यार। 70,000। कौन सी कैटेगरी के शेयर एक्वायर किए? और जिसमें एक वोट की पावर के, एक शेयर की पावर कितनी है? 1 वोट। इसका मतलब यह है कि हार्विच ने 70,000 के ही शेयर्स एक्वायर किए। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स इज, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग राइट इज 3 लाख। टोटल नंबर ऑफ वोटिंग राइट इज मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए कितना आ रहा है? 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए कितना आ रहा है? 23%, यानी कि 23% होल्डिंग है। कितने परसेंट होल्डिंग है? बोलो ना यार।
चले आए जरा एफ को देखते हैं, एफ ने क्या किया। एफ कह रहा है कि उसने कितने शेयर्स एक्वायर किए, कितने शेयर्स एक्वायर किए, कितने शेयर्स एक्वायर किए, 18,000। और एक शेयर की वोटिंग पावर में, एक शेयर की वोटिंग पावर कितनी है, एक शेयर की वोटिंग पावर कितनी है 10। तो उसका मतलब ये कि उसने 18,000 शेयर्स एक्वायर नहीं किए, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,80,000 की वोटिंग पावर है इसकी। कितनी वोटिंग पावर है, डिवाइडेड बाय कितना बन रहा है देखें, 60%। कितना बन रहा है, इसका मतलब ये है कि एफ की कितने परसेंट होल्डिंग है, जबकि एच की कितने परसेंट होल्डिंग है, 23%। मुझे बताएं एफ सब्सिडी बनेगी या एफ की कंट्रोल में आएगा, एच की कंट्रोल में आएगा, एफ की कंट्रोल में। इसका मतलब ये, हाँ बस आप ले, पराठा है आपके पास, ले ले 10 से। यहाँ तक क्लियर है स्कैनर, यहाँ तक क्लियर है। हेलो, जिंदा है आप। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएं। बी नहीं, हाँ फेलेक्सो, यानी कि आपके पास यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सुन पा रही है मास, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब आप देखते हैं जरा इसके जैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, शाबाश जल्दी से ट्राई करें जरा। और मुझे बताएं कि इसमें कौन सी आपके पास जो है जो कि पैरेंट और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट करेगा, इनमें से कौन सा है जो पैरेंट और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट करेगा। इसी तरीके से कोशिश करें कि अपने पास नोट डाउन करें कि कितने वोटिंग राइट्स हैं क्या हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन करके बताएं कि कौन सी पैरेंट और सब्सिडी क्रिएट करेगी। डी, टॉम डिक एंड हैरी। जी किया किसी ने, मास,
जी किया किसी ने? डी, बोथ ऑफ देम। अच्छा देखते क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है कि सैम हैज शेयर कैपिटल ऑफ 100000 स्प्लिट इनटू 2000 शेयर्स ए ऑर्डिनरी, यानी कि ए ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, यानी कि ए कैटेगरी के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 2000 एंड 8000 जो है वो बी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, यानी कि बी कैटेगरी के शेयर्स हैं वो 8000 है और ए कैटेगरी के शेयर्स हैं दैट इज 2000 शेयर्स हैं। ये सैम कंपनी के पास मौजूद है। ईच एक ऑर्डिनरी शेयर्स हैज अ 10 वोटिंग राइट्स। ओके, यानी कि अगर हम देखें तो ए कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में कह रहा है कि वन शेयर इज इक्वल टू कितने वोट्स? 10 वोट्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बी कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उस पे क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा। वन शेयर इज इक्वल टू, यार एक है इसके अंदर एंटी वगैरह को दे दिया। अच्छा इसी तरीके से एक सॉरी बी कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उसके अंदर कह रहा है कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, ये लिखा हुआ है, यानी कि एक शेयर के बदले में एक ही वोट होगा। वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, एक के बदले में एक। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पर क्या गया दैट इज अ क्लास, ये दो क्लासेस हैं। ए के अंदर एक शेयर 10 के बराबर है और बी के अंदर एक शेयर 1 के बराबर है। बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स आर द सेम राइट्स टू डिविडेंड एंड लिक्विडेशन। ओके, टॉम ओन्स 1500 ए ऑर्डिनरी शेयर्स इन सैम, यानी कि टॉम ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 1500 शेयर्स एक्वायर किए, लेकिन कौन सी कैटेगरी के एक्वायर किए? ए कैटेगरी के एक्वायर किए। ऐसा ही है। अच्छा इसी तरीके से डिक ओन 6000 बी कैटेगरी के शेयर्स। डिक ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 6000, लेकिन कौन सी कैटेगरी के एक्वायर किए? बी कैटेगरी के। अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ वोटिंग पावर्स बनते कितने। सैम के पास जो टोटल $10,000 का था, 2000 ए ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2000, सही कह रहा हूं मैं? कितना बन जाएगा ये? 20,000। और बी कैटेगरी के शेयर्स कितने? 8000। सो मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पावर्स कितनी है? 28,000। नाउ लेट्स सी कि टॉम ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं। टॉम ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? तो टॉम ने कह रहा है कि 1500 शेयर्स एक्वायर किए ए कैटेगरी के, और ए कैटेगरी के शेयर्स की वोटिंग पावर कितनी है? 10। तो इसका मतलब 15,000 वोटिंग पावर एक्वायर किया डिवाइडेड बाय 28,000, सो दिस विल मेक 53%। चले अब आते हैं जरा डिक का, देखते हैं जरा डिक। डिक क्या कह रहा है? डिक ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 6000। कितने शेयर्स एक्वायर किए? और 6000 कौन सी कैटेगरी के एक्वायर किए? बी कैटेगरी। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 28,000, कितना आ रहा है? 21%। इसका मतलब पेरेंट और सब्सिडरी किसकी बनेगी? टॉम की बनेगी। ऐसे ही टॉम और सैम की बनेगी, और कंसोलिडेशन भी टॉम और सैम की होगी, यानी कि टॉम ओनली बी इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? हाँ, डिक के साथ अगर हम देखें तो डिक के साथ ये रिश्ता क्या कहलाएगा? एसोसिएट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। सिर्फ इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का होते तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टी है, लेकिन उसको हम कहते हैं इट्स एन एसोसिएट, यानी कि जो इन्वेस्टी है ये एसोसिएट के तौर पर ट्रीट की जाएगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कहा? विच टू ऑफ द फॉलोइंग, दो बताने हमें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी दो स्टेटमेंट यहां पर सही है? नंबर 1 कह रहा है ओनली द ग्रुप शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ अ सब्सिडरी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे एक बात है, जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का 80% एसेट्स लेते हैं? याद रखिएगा, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसोलिडेटेड एट 100%। वो हम ग्रुप में और एनसीए में जाके भी डिफरेंशिएट करते हैं। अभी फिलहाल हम 100% के ऊपर यहाँ पर करेंगे, इट मींस ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अच्छा कह रहा है अंडर इक्विटी अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग? इक्विटी का मतलब ये कहां पर अप्लाई होती है? इन्वेस्टर और एसोसिएट में। कह रहे हैं कि ओनली द ग्रुप शेयर ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एन एसोसिएट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि इक्विटी अकाउंटिंग के अंदर हम करते हैं क्या? अगर फॉर एग्जांपल हमने 30% इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की हमने? तो कह रहा है कि एसोसिएट का 30% अपने फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का पार्ट बनाओ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जब भी हम यहां पर
एसेट्स की बात नहीं, क्या बोला उसने, नेट एसेट्स। किसकी बात की उसने, नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी के अंदर। नेट एसेट्स का मतलब क्या है, आगे चल के हम देखेंगे, एसोसिएट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो एसोसिएट का जो प्रॉफिट होता है उसका 20%, 25% या 30% हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन या पीएनएल का पार्ट बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट सही है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंसोलिडेटेड statement of financial position will include the share capital of both investor and investee। नहीं, याद रखिएगा, आगे चल के हम कंसोलिडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सर हम जब शेयर कैपिटल लेते हैं तो सिर्फ किसका लेते हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टर का, पेरेंट का लेते हैं। पेरेंट या सब्सिडी का हम कभी भी शेयर कैपिटल इंक्लूड क्यों नहीं करते? कुछ याद आ रहा है किसी को कि नेट एसेट्स की वर्किंग में चला जाता है, और आगे जाके कहां जाता है, नेट एसेट्स की वर्किंग से होता हुआ कहां जाता है, गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाता है। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल गुडविल में ट्रांसफर हो जाता है। कहां ट्रांसफर हो जाता है? इसीलिए कभी भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट नहीं बनता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है इसके अंदर। अ पेरेंट एज अ चॉइस, कह रहे पेरेंट के पास चॉइस है क्या, इन हाउ टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ ईच सब्सिडरी। याद रखिएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर करने के दो मेथड्स, दो अप्रोचेस है। कितने मेथड्स है? एक कहलाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? और एक कहलाता है फेयर वैल्यू मेथड। इट्स अप टू द कंपनी, इट्स अप टू द पेरेंट कि वो प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करना चाहते हैं या फिर फेयर वैल्यू। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए, अब इसके अंदर आपने बताना है कि यहाँ पर पेरेंट और सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी और एसोसिएट में से कौन सा है। आपने हर किसी के अंदर यहाँ पर बताना है। टोटल 3 सिचुएशंस है। कितनी सिचुएशन है? सॉरी, 4 है। ठीक है, तो अब आपने बताना ये कि यहाँ पर पेरेंट और यानी कि सब्सिडी है या एसोसिएट है, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। करें जरा स्टेटमेंट को देखें जरा। A company has a 40% shareholding and shares any technical expertise with others। मुझे बताए क्या है, पेरेंट और सब्सिडी एसोसिएट है? एसोसिएट है। इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देयर इज अ, बोले ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आगे चलते हैं। अ कंपनी होल्ड 17% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, कितना परसेंट होल्ड कर रही है, एंड पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड्स। एसोसिएट, क्योंकि डिसीजन ले नहीं रही, गवर्न नहीं कर रही, क्या कर रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये सब्सिडरी नहीं है। क्या है ये? एसोसिएटेड। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। द कंपनी ओन 40% ऑर्डिनरी शेयर्स। दादा ये भी वही है, वही है सर, पूरा पढ़ दो ने, ओके। एंड आल्सो एन एग्रीमेंट विद अनदर 40% ऑफ द ओनर्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स दैट दे विल ऑलवेज वोट विद द कंपनी। हाँ, क्या मतलब, देखो उनके शेयर्स कितने थे, 40, लेकिन बाकी जो 40 थे उनके साथ भी उन्होंने पूल बना लिया, कार्टेल बना लिया। इसका मतलब अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, सब्सिडी, यानी कि यहाँ पर क्या मौजूद है, कंट्रोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद द कंपनी ओन्स 30% ऑर्डिनरी शेयर्स। बाजार दिखने में क्या लग रहा है, क्या है ये, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कह रहा है एंड हैज द एबिलिटी टू व्हाट, हाँ, पार्टिसिपेट नहीं है, क्या है ये, तो मुझे बताएं यहाँ पर क्या होगा, सब्सिडी। इट मींस देयर इज अ पावर टू कंट्रोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबर करो, सबर करो। चलिए, यहां पर आपने पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशन बताना है। 3 आपके पास यहां पर कंपनीज है, बताना है कि कौन सी कंपनी है जिसका प्रीसी कंपनी के अंदर कंट्रोल मौजूद है। आपने बताना है अकाउंटेड फॉर सब्सिडी, सब्सिडी के बारे में बताना है। प्रीसी की पेरेंट कंपनी कौन है, तीनों है या एक है? ए है। क्या ए पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट कर रहा है? जी मैम, सर ये है मैम, थैंक यू। मैं ये हूं। अब्दुल्ला, आप डी हैं? जी इमरान भाई।
आप यानी कि ऑप्शन ए कह रहे हैं, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सब्सिडीज है आपके पास, यानी कि गिलबर्गी और ग्रोव भी। जी मास, योर एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ई 1, 2 और 3 तीनों सब्सिडीज हैं। जी इमरान भाई। डी है सर, डी है। अच्छा ऑप्शन डी। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अकाउंटेड एज सब्सिडी, यानी कि कौन सी है कि जो आपके पास सब्सिडी ट्रीट की जाएगी इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीसी कंपनी। कह रहा है प्रीसी कंपनी करंटली ओन्स 40% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द गिलबर्ट कंपनी एंड होल्ड्स ऑप्शन टू परचेज अनदर 20% which it can exercise immediately। क्या ये सब्सिडी क्रिएट कर रहा है? यस, अभी मैंने बताया था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड हो या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको मोर देन 50% शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसका मतलब ये पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट कर रहा है। अच्छा फिर देखते हैं, प्रीसी कंपनी ओन 60% ऑफ द ग्रोवू कंपनी एंड हैज अपॉइंटेड द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर टाइटल। क्या ये आपके पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट कर रहा है? यस बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये दोनों पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं प्रीसी ओन 80% ऑफ रॉच कंपनी। कितना परसेंट शेयर्स एक्वायर किए? अच्छा रॉच कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है? नालायक है। क्या है? होता है अक्सर आपके घर में भी होगा, एक कोई ना कोई बिल्कुल स्क्रैप होगा, बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आप भी हो सकते हैं ऐसे ही, या आपके कोई भी सिबलिंग्स वगैरह भी हो सकते हैं। क्या कर रहा है, मतलब अब्बा बोलते हैं उसको लेकर ही नहीं जाना दावत में, ये मुंह काला करवा के ही आएगा, मुंह में नस्वार और गुटका मावा वो 4 लोगों के बीच में आगे बेइज्जती करवाएगा। किसका बेटा? सलीम भाई का बेटा। अबे भाई सलीम भाई बदनाम हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि कह रहा है कि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी है, 4 लोगों के बीच में जाके नुकसान करवा रहा है। क्या कह रहा है? पीसी कंपनी ने क्या डिसाइड किया? इज कंसिडरिंग सेलिंग इट। शाबाश, तुझे तो बाट वाले में दे दूंगा, सॉरी। तो विथ नो ऑफेंस, ठीक है। तो इमरान भाई आपका ताल्लुक बात ठीक है, फिर सही है। तो है हमारी नीमन कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जमात है, हाँ बाट और तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। उनकी हिस्ट्री अब तो खैर बहुत कम हो गया इकोनॉमिक हालात की वजह से, वरना पहले होता था कि वो बाकायदा परचेज करते थे, देखते थे क्या कितने, हाँ हाँ हाँ, बंदा पूरा परचेज करते थे। अब उसकी वर्थ देखते थे यार क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए क्वालिफाइड है, तो एक घर देते थे, साथ में गाड़ी भी दे देते थे, और ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी हो तो 2 गाड़ी भी दे देते थे, एसी एसी लगा के पूरा। ऐसे ही कह रहा हूँ, नानी से कह रहा हूँ ना, अब कम हो गया, अब तो खैर नहीं होता। तो वो लड़की भी देते थे और घर भी देते थे, तो मतलब बाकायदा पूरा एक प्रपोजल बनता था उसके, एक अंदर अलग से बंदा हायर होता था, पूरी इवैल्यूएशन करता था उसके अंदर। हाँ तो अब जाहिर सी बात है, फिर वो काम भी करना पड़ता था बेचारे को, तो वो वहां पे रिवर्स बिल्कुल आप समझ लेंगे, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना वो बिल्कुल फिर वो 180 डिग्री में पूरी रोटेट होकर चलती है वहां पे। नहीं नहीं मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो खैर, तो यहाँ पर ऐसे क्या कह रहे हैं कि हम उसको बेच देंगे, यानी कि बाट सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, पीसी कंपनी कंसिडरिंग सेलिंग इट इन द न्यू फ्यूचर, कह रहा हम बेच देंगे, हम देखो आईए फारस ने क्लियरली बताया था, क्या बताया था क्लियरली, कि लॉस मेकिंग की वजह से तुम उसको अपनी कंसोलिडेशन में से बाहर नहीं कर सकते नियर फ्यूचर में। आगे चल के आप आईएफआरएस 5 पढ़ेंगे ना, वहां पे कहते हैं कि जब आप हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये भी हेल्ड फॉर सेल नहीं है, हेल्ड फॉर सेल का मतलब है दादा एज इफ अभी के अभी सेल कर बाबा, एज इफ बेचूंगा, नियत की है, अल्लाह करे कि बिक जाए, इमाम साहब ने तस्बीहात दी है, वो अबे भाई एज इफ रेडी टू सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ अभी के अभी अगर कस्टमर आ जाए तो बोले ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, अभी आ जाए सुसर जी कह रहे हैं तैमूर दे दो, ले भाई ले, तैमूर के साथ मास फ्री, ये भी ले जा, मतलब वो वाली कंडीशन। इन नियर फ्यूचर का मतलब है फ्यूचर में बेचूंगा, फ्यूचर में नहीं, एज इफ कंडीशन पे अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि जो रॉच कंपनी है ये भी आपकी सब्सिडी में फॉल करेगी। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या मेरी बात समझ आ रही है? चले इसको देखते जरा।
An investor company assesses control to determine whether or not it is a parent of an investee company. यानी कि हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं ना कि इन्वेस्टर और इन्वेस्टी पेरेंट एंड सब्सिडी का रिलेशन है या नहीं है, याद आ रहा है? पावर टू कंट्रोल देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज देखते हैं. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू IFRS 10 that it consolidated financial statements, which of the following is not required to determine whether an investee has a control over an investee? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं कि आपका कंट्रोल है या नहीं है? देखो, अगर मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया मैंने? मुझे देखना पड़ेगा क्या हर बार जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा तो कंट्रोल आ जाएगा? मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए तो क्या कंट्रोल मेरे पास हर बार आ जाएगा? क्या देखना पड़ेगा? वोटिंग राइट्स देखने पड़ेंगे या मेजॉरिटी देखना पड़ेगा? सर एक आपके भाई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए, अच्छा कितने अपॉइंट किए? 7 में से 1 अपॉइंट किया, क्या कंट्रोल है? भाई देखना पड़ेगा मेजॉरिटी है या नहीं है. नंबर 2, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके भाई ने अपॉइंट कर दिए, कितने? 2. वोटिंग राइट्स नहीं सर, वो तो एक ही है, उसका कोई, इसका मतलब कंट्रोल नहीं. सर आपका भाई जब भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, जाता है उसके अंदर, अच्छा गवर्न करते हो? नहीं, गवर्न नहीं करता. तो इसका मतलब ये कि जब भी कोई इवेंट होता है तो आपको कंसिडर करना पड़ता है कि क्या आपका उसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं है. एक और तो मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो जरा, सुनो, बड़ी काम की एग्जांपल है. एक कंपनी, एक्स कंपनी, क्या है? कौन सी कंपनी है? मास. वेरी गुड. एक्स कंपनी. अच्छा, अब एक्स कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी वाई कंपनी के अंदर. किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी? अच्छा, अब वाई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 55%. कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? बोलो. या लेट्स से एक काम करते हैं, 35% इन्वेस्टमेंट की थी. कितनी की थी? 35% इन्वेस्टमेंट की थी. ऐसे ही है. एक्स और वाई के बीच में क्या रिश्ता है? ये इन्वेस्टर एंड एसोसिएट. इन्वेस्टर एंड, अच्छा आप सुनो जरा, एक है जेड कंपनी. क्या है? क्या है? जेड कंपनी ने वाई कंपनी के अंदर 55% एक्विजिशन की हुई है. कितनी एक्विजिशन की हुई है? आप क्या कह रहे थे कि मेरा भाई के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. आपका भाई उनको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करेगा. आपका भाई इसके ऊपर पावर टू पार्टिसिपेट रखता है. ओ भाई, आपको पता है कि वाई के ऊपर जेड का क्या है? आप वाई के ऊपर जेड का क्या है? कंट्रोल आ चुका है. क्या आ चुका है? बेटा आपका खाली वहम था वो. कंट्रोल तो जेड के पास है. कंट्रोल किसके पास है? हाँ, कंट्रोल तो जेड के पास है. जुबैर के पास कंट्रोल है. यास्मीन, सॉरी, शरा, तो अब जुबैर, जेड का कंट्रोल है. मुझे बताओ कि अगर यास्मीन, वाई किसी और के कंट्रोल में है तो क्या आपका इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पर? नहीं रहेगा. वेरी गुड, बी प्रैक्टिकल. सर ऐसे नहीं हो, अबे कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे मैसेज रीड कर रहे हैं. सुनते किसकी है वो? जेड की. वेरी गुड. क्या मेरी बात समझ आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब यहाँ पर आईएफआरएस क्या कहता है? ऑल्दो यू हैव 35%, लेकिन माजरत के साथ तुम्हारा इसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं. देयर इज नो एसोसिएट. देयर इज, हाँ. तो इसका मतलब ये कि आप ये बोलो कि मेरे पास पावर टू गवर्न है. क्या है मेरे पास? पावर टू गवर्न है. लेकिन दादा 80% एक्विजिशन किसी और के पास है. अपनी गवर्नेंस अपने पास रखो. बात समझ आ रही है इसके अंदर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है कि जिसमें आपको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है? मतलब ये हो जाए तो समझ लो कंट्रोल आ गया. पता है कौन सा होगा इसके अंदर? सी, दैट इज एक्विजिशन ऑफ 50% और मोर शेयर कैपिटल. यानी कि ये वो कंडीशन है कि जब आपने 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, अनलेस कि यूनानिमस कंसेंट वाली बात ना हो. याद आ रहा है? ऐसे ही है. अगर आपने 50% ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से ज्यादा एक्वायर कर लिया, इट मींस कि आपका उस कंपनी के ऊपर क्या आ चुका है? कंट्रोल. दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू टेक अ कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह थे जो कि हमने यहाँ पे देखे, जो थ्योरी से रिलेटेड थे मेनली. और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे. और होपफुली इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम एक एक्सेल पर भी इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए. लेकिन पहले आप लोग बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो है
वो मैं आप लोगों को क्लास के अंदर जो है वो एक्सेल पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन को हमें देखना है। याद है क्लियर इसके अंदर?